संसार के अनेक महापुरुष, राजनेता एवं वैज्ञानिक महात्मा गांधी को अपना गुरु व आदर्श मानते हैं। आइंस्टाइन उनमें से एक थे। उन्होंने अपने कक्ष में 3-4 महापुरुषों की तस्वीरें लगा रखी थी और उनमें से एक महात्मा गांधी की थी। उन्हें आशा थी कि दुनिया महात्मा गांधी के विचारों पर चलेगी तथा इससे दीर्घकालिक शांति स्थापित होगी। आइंस्टीन के जीवन को अनेक भारतीय महापुरुषों ने प्रभावित किया। सत्येंद्रनाथ बोस नामक युवा वैज्ञानिक आइंस्टीन के उन समीकरणों का हल निकाला जिन्हें हल करने में आइंस्टीन स्वयं कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। आज भी विज्ञान के छात्र बोस आइंस्टीन समीकरणों को पढ़ते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से लंबी सार्थक चर्चा करने वाले आइंस्टीन को पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बड़ी उम्मीदें थी। वे मानते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की विश्व राजनीति में पंडित नेहरू की अहम व प्रभावी भूमिका होगी। वे भारत पर चीन के भावी आक्रमण के प्रति आशंकित थे। आइंस्टीन का जीवन अत्यंत जटिल रहा। उनके जटिल समीकरणों से बहुत ज़्यादा जटिल, लेकिन चौथे आयाम को ढूंढने वाले आइंस्टीन का जीवन बहुआयामी था। बचपन में बुद्धू बालक, जिससे ना तो माता पिता को कोई अपेक्षाएं थी और न शिक्षकों को। पारिवारिक व्यवसाय का चौपट हो जाना, माता पिता जैसा पढ़ाना और बनाना चाहते थे वह न बन पाना, पढ़ाई पूरी करने के पश्चात बेरोजगारी के दौर में ऐसी घटनाएं हैं जिनसे अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी टूट जाता है। इनमें से एक ही कारण जीवन को निराशा से परिपूर्ण करने के लिए पर्याप्त होता है, पर आइंस्टीन निराश नहीं हुए। पेटेंट कार्यालय में तीसरी श्रेणी के क्लर्क जैसी नौकरी से प्रारंभ करके आइंस्टाइन ने सैद्धांतिक भौतिकी में धमाकेदार शुरुआत की। निश्चय ही जब उन्होंने नए नए सिद्धांत विद्वजनों के समक्ष रखे होंगे तो कैसी तीव्र प्रतिक्रिया रही होगी, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। वर्णन में कलम की शक्ति अपर्याप्त सिद्ध हो जाती है। आमतौर पर महापुरुषों के जीवन में उनकी पत्नी प्रेरणा का स्रोत रहती है, पर अपनी पहली पत्नी मिलेवा से आइंस्टीन को 2 बेटों और झगड़ों के सिवा कुछ न मिला। उनका एक एक काम कई नोबेल पुरस्कारों के लिए पर्याप्त था, पर उन्हें नोबेल पुरस्कार 1.5 दशक से काफ़ी ज़्यादा समय बाद मिल पाया। नोबेल पुरस्कार ऐसा सम्मान है जिसके घोषित होते ही पूरे देश में धूम मच जाती है और विजेता को हाथों हाथ लिया जाता है। पर आइंस्टीन इस अवसर पर ऐसे विवाद में घिर गए कि वे पुरस्कार लेने स्वयं नहीं जा पाए। जर्मनी व स्विट्जरलैंड उन पर अपना अधिकार जमाने लगे और पुरस्कार प्राप्त करने तथा आइंस्टीन को उसे सौंपने के लिए दोनों में बंदर बांट हुई। आइंस्टीन भारत में पैदा तो नहीं हुए, पर उनका ज़्यादातर दर्शन भारतीयता से प्रभावित था।
भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में अनेक विवादों व विडंबनाओं का सामना किया था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बार युद्ध टालने की कोशिश की और जरासंध के साथ युद्ध से बचने के लिए मथुरा राज्य तक त्याग दिया था। पर जब द्रौपदी ने उन्हें अपनी शपथ याद दिलाते हुए शांतिदूत बनने से रोका तो उन्होंने कहा कि शांति के लिए बुराई को मिटाना जरूरी है और उसके लिए युद्ध अनिवार्य है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आइंस्टीन ने युद्ध का पुरजोर विरोध किया। जब उनके साथी वैज्ञानिक देश प्रेम से ओतप्रोत होकर जर्मन सेना के लिए वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे, तब आइंस्टीन सैद्धांतिक भौतिकी के कार्य में जुटे थे। इस कारण उन पर देशद्रोही होने का आक्षेप भी लगाया गया। बाद में आइंस्टीन ने दुनिया भर में शांति प्रयासों के अंतर्गत आह्वान किया कि लोग सेना में तो न भर्ती हों और न ही सेना से संबंधित कार्य करें। उनका मानना था कि सैनिक शक्ति ही राजनीतिज्ञों का अहम बढ़ाती है और वही युद्धों का मूल कारण है। पर जब हिटलर के अत्याचार बढ़ने लगे तो आइंस्टीन को लगा कि इस मानवीय बुराई के लिए तो युद्ध ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने परमाणु की विनाशक शक्ति को भांप लिया और यह प्रयास किया कि इससे पूर्व जर्मनी के पास यह पहुँचे, अमेरिका इसका इस्तेमाल करे और बुराई का समूल नाश कर दे। आइंस्टीन सारी दुनिया के होना चाहते थे। वे समस्त मानवता के हित में प्रयास करना चाहते थे। सभी का होने का अर्थ यह नहीं है कि अपनों से दूर रहना। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी यहूदियों के लिए हर संभव प्रयास किए। यही कारण था कि सारी दुनिया आइंस्टाइन का सम्मान करती है, पर यहूदी उनकी पूजा करते हैं। उनका उदाहरण उन विकलांग राजनेताओं के लिए विशेष रूप से अनुकरणीय है जो उच्च पदों पर पहुंचने के बाद विकलांगों के हक में बोलने या स्पष्ट रूप से कुछ करने में परहेज करते हैं। आइंस्टीन के सिद्धांतों के प्रकाश में आने के बाद दुनिया के बारे में मान्यता ही बदल गई। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में भी प्रश्न चिन्ह लगने लगा, पर आइंस्टीन ने धर्म के अस्तित्व को कभी नकारा नहीं। आइंस्टीन का जीवन दुखमय रहा। उन्हें बीमारी के अनेक थपेड़े झेलने पड़े। उनका पहला वैवाहिक जीवन असफल रहा। अपने पुत्रों का बिछोह उन्हें सहना पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी भी उस समय चल बसी जब व्यक्ति को जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनके नाते रिश्तेदार दर बदर होते रहे और उन्हें भी अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। पर इन दुखों ने उनके जीवन को कुंदन की तरह दमकाया। वे अंतिम समय तक कल्याणकारी कार्यों में जुटे रहे। उन्होंने ऐसे कार्य किए जिन पर आगे कार्य करके वैज्ञानिक डॉक्टरेट, फेलोशिप एवं अन्य पुरस्कार पाते रहे। उनके काम के बारे में लिखकर लेखक फेलोशिप, रॉयल्टी और तमाम लाभ पाते रहे। आइंस्टीन को बच्चों, छात्रों एवं गरीबों से बहुत प्यार था। वे उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। वे उनके लिए कार्य करने के आविष्कारी तरीके ढूंढते रहते थे।
अपने हस्ताक्षरों, फोटो, शोध पत्र, संदेशों को बेचकर उन्होंने इन लोगों के लिए आवश्यक साधन जुटाए। बहुत से लोग समय से पूर्व ही सोच लेते हैं, इस कारण आम लोग उनकी बात समझ नहीं पाते हैं। ऐसे लोग जटिल समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को मन ही मन समझ तो जाते हैं, पर उन्हें शब्दों में व्यक्त करना या तो कठिन हो जाता है या उचित शब्दों के अभाव में बात अस्पष्ट रह जाती है। कई बार वे परिस्थितियों के मद्देनज़र पूरी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते हैं। इसी कारण उनकी बात गलत या अटपटी लगती है। आइंस्टीन के जीवन की विचित्रताएं इसी कारण थी। यही कारण था कि इनकी बातों पर उस समय अक्सर विवाद खड़ा हो जाता था। लेकिन आज दुनिया उनकी बात को काफ़ी हद तक समझ पा रही है। यह लगभग वैसे ही है जैसे युवावस्था में या अधेड़ होने पर लोग अपने माता पिता या गुरुजनों की बात याद करके पछताते हैं कि अगर उस समय उनकी बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। आइंस्टीन न्यूटन के समतुल्य वैज्ञानिक थे। ब्रूनो एवं गैलीलियो की तरह साहसिक, सादगी में महात्मा गांधी के जैसे, यहूदियों के मसीहा एवं श्री कृष्ण की तरह कर्मयोगी थे। उनका एक एक गुण उन्हें महान बनाने के लिए पर्याप्त था। उनके जीवन के एक एक पहलू पर हजार हजार वीडियो बनाए जा सकते हैं। मुझ जैसे तुच्छ यूट्यूबर ने उनके तमाम गुणों का सारांश इस वीडियो में समेटने का विनम्र प्रयास किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। पृष्ठभूमि। जर्मनी में बुचाउ एक छोटा सा शहर है जो उल्म शहर व कॉन्स्टेंस झील के मध्य स्थित है। 1577 ईस्वी से ही यहाँ पर यहूदियों की बड़ी आबादी बस गई थी और उन्होंने यहाँ अपना सम्मानजनक स्थान भी लिया था। पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी समृद्धि भी बढ़ती चली गई। यहूदियों में अपने परिवारों को दर्ज करने का एक रिवाज है। इन पारिवारिक रजिस्टरों से खानदानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। इन रजिस्टरों के अनुसार बुचाउ शहर में एक आइंस्टाइन परिवार सदियों से रह रहा था और इस वंश का नाम सन 1750 के रजिस्टर में भी दर्ज था। इस वंश के एक सज्जन का जन्म सन 1759 में हुआ था, जिन्हें विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के परदादा कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ था। उनके पुत्र का नाम अब्राहम आइंस्टाइन था और उनका जन्म सन 1808 में हुआ था। अब्राहम आइंस्टाइन का विवाह हेलेन मूस के साथ हुआ और 30 अगस्त 1847 को हेलेन ने हरमन आइंस्टाइन को जन्म दिया। हरमन के जन्म के 19 वर्ष बाद यानी 1866 में अब्राहम आइंस्टाइन व उनका परिवार बचाउ शहर के उत्तर में 30 मील दूर उल्म शहर में आकर रहने लगा। यहीं पर 1876 में 29 वर्ष की अवस्था में हरमन का विवाह पॉलिन कोच नामक युवती से हुआ। विवाह के समय पॉलिन की आयु मात्र 18 वर्ष थी। पॉलिन कोच का जन्म
कंस्टोर्ड में हुआ था। कोच परिवार भी यहूदी था और उस इलाके में एक शताब्दी से भी अधिक समय से रह रहा था। इस परिवार के कई लोग अनेक जगहों पर रह रहे थे। कुछ स्विट्जरलैंड में थे तो कुछ बावरिया में। आइंस्टाइन परिवार खेती से कभी भी जुड़ा नहीं रहा, पर वह जमीन से अवश्य जुड़ा रहा। हरमन को सुदूर स्थित पहाड़, झीलें, वादियाँ अत्यंत प्रिय थी। उन्हें स्वादिष्ट भोजन व बढ़िया शराब पसंद थी। पति पत्नी अक्सर दूर दूर तक घूमने निकल जाते थे और बेहतरीन रास्ते तलाशते थे। हरमन अत्यंत बुद्धिमान, समझदार व मित्रवत व्यवहार वाले व्यक्ति थे। मोटी घनी मूछें रखने वाले हरमन आइंस्टाइन आराम मतलब जीवन पसंद करते थे और एक आशावादी व्यक्ति थे। पॉलिन कोच एक अच्छे नाक नक्श वाली महिला थी। उनका माथा चौड़ा और बाल घने थे। वे एक समृद्ध घराने में जन्मी थी। उनके पिता अनाज का व्यापार करते थे और अदालत द्वारा नियुक्त सर्वेयर भी थे। उन्हें संगीत अत्यंत प्रिय था। अपने पति की अपेक्षा उनकी जर्मन साहित्य पर ज़्यादा अच्छी पकड़ थी। सन 1877 में हरमन ने उल्म में विद्युत उपकरणों का एक कारखाना लगाया था और उसके लिए उन्हें अपने समृद्ध ससुराल वालों से आर्थिक सहयोग लेना पड़ा। यह कारखाना शहर के कैथेड्रल स्क्वायर के दक्षिणी इलाके में था। पति पत्नी अपने कारखाने से कुछ 100 गज दूर 4 मंजिले एक अपार्टमेंट में रहते थे। सन 1577 से ही यहूदी बुचाऊ शहर में प्रतिष्ठित थे और उनकी समृद्धि बढ़ती रही। हिटलर के शासन में लगभग 1938 में उनकी समृद्धि से ईर्ष्यालु नाजियों ने यहूदियों का सामूहिक नरसंहार किया, पर यहूदियों का उसमें भी समूल नाश नहीं हो पाया और सन 1968 तक आइंस्टाइन परिवार का अस्तित्व वहां बना रहा। उसी वर्ष सिगबर्ट आइंस्टाइन का देहांत हुआ, जिनके बारे में स्थानीय अखबार ने लिखा कि वह बुचाऊ शहर का अंतिम यहूदी था। हरमन अपनी युवा पत्नी पॉलिन के साथ जिस अपार्टमेंट में रहते थे वह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की वायुसेना की बमबारी में ध्वस्त कर दिया गया था। आइंस्टाइन परिवार यहूदी अवश्य था, पर अपनी धार्मिक परंपराओं में बिल्कुल अलग था। यह परिवार स्थानीय प्रार्थना स्थल साइनागोग में शायद ही कभी जाता था, लेकिन ये समुद्री जीवों या विशेष जीवों के मांस से परहेज भी नहीं करते थे। पशुओं को धार्मिक रीति रिवाजों के लिए काटे जाने में भी इनकी कोई रुचि न थी, परंतु मांस भक्षण तथा अन्य खाद्य पदार्थ खाने से इन्हें परहेज न था। हरमन को पुराने यहूदी अंधविश्वास व ढकोसले बिल्कुल पसंद नहीं थे। उधर यहूदी अपनी वंश परंपरा अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे। वे लोग आपस में ही शादियां करते थे। यहूदी अध्ययनशील एवं पठन पाठन पसंद करते हैं। सदा से ही विज्ञान उनका प्रिय विषय रहा है। अनेक यहूदियों ने शरीर विज्ञान, गणित, क्वांटम सिद्धांत, नाभिकीय भौतिकी में दक्षता हासिल की थी। जन्म 14 मार्च 1879 को आइंस्टाइन दंपति के यहाँ प्रथम संतान ने जन्म लिया।
बालक का नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन रखा गया। इस प्रथम संतान के जन्म की खुशियां ठीक ढंग से मन भी नहीं पाई थी कि साल भर के अंदर हरमन का छोटा सा कारोबार चौपट हो गया। कारण था हरमन का सद्व्यवहार और आशावादी होना। उन्हें उल्म शहर छोड़ना पड़ा और म्यूनिख आ गए। यहाँ पर हरमन ने अपने भाई जेकब के साथ मिलकर एक छोटा सा विद्युत रासायनिक कारखाना खोला। म्यूनिख शहर बड़ा था और यह बावरिया की राजधानी था। यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें थीं और कैथोलिक ईसाइयों का भारी बहुमत था। इस शहर में अनेक चर्च थे और उनमें बजने वाले घंटों की आवाज़ दूर दूर तक गूंजती थी। यहाँ की नदी पर 7 पुल थे और समृद्ध कला दीर्घाएं जगह जगह पर थी। जहाँ बड़े पैमाने पर कला का व्यापार होता था और यूरोप के दूर दूर के हिस्सों से कला के व्यापारी यहाँ पर व्यापार हेतु आया करते थे। हरमन आइंस्टीन ने म्यूनिख आने के बाद किराए का एक छोटा सा मकान ले लिया था। यहीं पर हरमन, पॉलिन व नन्हा एल्बर्ट रहने लगे। आने के साल भर बाद अल्बर्ट की बहन माजा का जन्म हुआ, जो अल्बर्ट से आयु में मात्र 2 वर्ष छोटी थी। अल्बर्ट ने काफ़ी देर से बोलना सीखा था। 9 वर्ष की आयु तक वह धारा प्रवाह नहीं बोल पाता था। माता पिता अपने बच्चे के प्रति चिंतित रहते थे। उन्हें लगता था कि उनका बच्चा शायद सामान्य न हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन डिसलेक्सिया से पीड़ित थे। उस समय लोगों को इस रोग के बारे में जानकारी अत्यंत कम थी। जिन शिक्षकों ने अल्बर्ट को बचपन में पढ़ाया था, उनकी राय में अल्बर्ट एक बुद्धू किस्म का छात्र था, जिससे नहीं के बराबर आशाएं थी। जिस स्कूल में अल्बर्ट पढ़ा करता था, उसके प्रधानाचार्य की राय भी कुछ इसी प्रकार की थी। एक बार जब पिता हरमन ने उनसे पूछा कि इस बच्चे को आगे चलकर क्या बनना चाहिए, तो उन्होंने तपाक से कहा, कुछ भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह कहीं भी सफल नहीं होगा। धीरे धीरे अल्बर्ट के मन में भी यह बात घर करने लगी कि वह बुद्धू है। वह सामान्य विषयों को छोड़कर असामान्य विषयों के बारे में सोचने लगा। उसे अंतरिक्ष, समय आदि में गहरी दिलचस्पी हो गई। अल्बर्ट ने 5 वर्ष की आयु में स्कूल जाना प्रारंभ किया था। पहले 5 वर्ष उसने पास के ही कैथोलिक स्कूल में बिताए। इसका प्रमुख कारण यह था कि सबसे नज़दीक यहूदी स्कूल बालक की दृष्टि से दूर था और उसमें फीस भी ज़्यादा थी। आइंस्टीन परिवार की धार्मिक भावनाएं कभी प्रबल नहीं रही और माता पिता को ऐसा नहीं लगता था कि कैथोलिक स्कूल में पढ़ने से अल्बर्ट पर विपरीत असर पड़ेगा। पर इस स्कूल में पढ़ने के दौरान अल्बर्ट को यह एहसास होने लगा कि वह यहूदी है और अन्य बच्चों से भिन्न है। एक बार स्कूल में शिक्षक ने एक बड़ी कील दिखलाई और बताया कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तब उन्हें ऐसी बड़ी बड़ी कीलों से बांध दिया गया था। पर ज्यों ही शिक्षक का ध्यान गया कि कक्षा में एक यहूदी बालक भी है,
तो उसने विवरण वहीं रोक दिया और यह नहीं बताया कि ईसा को शूली पर चढ़ाने वाले यहूदी थे, परंतु इससे कक्षा का वातावरण असहज हो गया था। 5 वर्ष की आयु में अल्बर्ट बीमार पड़ गया और उसे काफ़ी समय तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा था। बच्चे का मन बहलाने के लिए पिता हरमन ने उसे एक कंपास लाकर दिया। अल्बर्ट उसे तरह तरह से घुमाता था, पर कंपास की सुई एक ही दिशा में रहती थी। अल्बर्ट उसके बारे में लगातार सोचता रहा। इससे उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। उसका मस्तिष्क अक्सर अंतरिक्ष की सैर पर निकल जाता था। मात्र 6 वर्ष की आयु में अल्बर्ट ने वायलिन बजाना सीख लिया। विरासत में संगीत था ही, इसलिए कोई कठिनाई नहीं हुई, पर अल्बर्ट संगीत को दूसरे दृष्टिकोण से देखता था। वह संगीत की गणितीय संरचना जानना चाहता था। उसे वायलिन में अलग ही प्रकार का आनंद आता था। धीरे धीरे वायलिन अल्बर्ट का हमसफर बनता चला गया। अल्बर्ट पर उसके चाचा जेकब आइंस्टाइन का भी प्रभाव पड़ा। जेकब एक अभियंता या इंजीनियर थे जो ध्वनि के क्षेत्र में काम करते थे। उन्होंने अल्बर्ट को अपने अद्भुत तरीके से बीजगणित पढ़ाना आरंभ किया था। जेकब ने बताया कि बीजगणित में हम ऐसे छोटे छोटे जीवों का शिकार करते हैं जिनका नाम आदि हम नहीं जानते हैं। आरंभ में हम उन्हें XY जैसे नाम देते हैं। जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं तो उन्हें सही नाम देते हैं, अर्थात उनका मान उत्तर के रूप में लिख देते हैं। इस प्रकार अल्बर्ट के मस्तिष्क में गणित की एक रोचक छवि बन गई। वह गणित को सीढ़ियों, रेलगाड़ियों, जहाज़ों के रूप में समझने लगा। अल्बर्ट अपने ननिहाल से भी बहुत प्रभावित हुआ। मामा सीजर उसके घर नियमित रूप से आते थे और अल्बर्ट को बहुत प्यार करते थे। मामा के आने से घर का वातावरण बदल जाता था और चहल पहल बढ़ जाती थी। एक बार सीजर रूस से जर्मनी लौटे। रूस में उनके परिवार के कुछ लोग रहते थे। वे अपने साथ भाप के इंजन का मॉडल लाए थे और उन्होंने यह उपहार अपने भांजे अल्बर्ट को भेंट किया। इस इंजन से अल्बर्ट की कल्पनाशीलता और बढ़ गई। बाद में सीजर का विवाह हो गया और वे एंटीवर्प में बस गए। वे एक अच्छे व्यापारी थे और अल्बर्ट को उनके यहाँ आने जाने का अवसर मिलता था। मामा भांजे के बीच बौद्धिक चर्चा होती थी। उपर्युक्त घटनाओं के बावजूद 10 वर्ष की आयु तक अल्बर्ट एक पिछड़ा हुआ अंतर्मुखी बालक माना जाता था, जिसकी रुचि अजीब अजीब चीज़ों में होती थी। वह आम बच्चों से अलग किस्म का था। धन्यवाद। आप सुन रहे थे अल्बर्ट आइंस्टीन।